अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चे को थेरेपी के लिए कहीं सेंटर पे लेके जा रहे हैं या किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के अंडर में हैं या किसी को घर पे बुला रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर 2-4 साल से थेरेपी चल रही है लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो 4-5 फैक्टर्स हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको और इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ आएगी। तो एक एक करके इन बातों को समझिए और पूरी तरह से एनालाइज कीजिए, अपने आप का असेसमेंट कीजिए कि आप कौन से स्टेप पे गलत जा रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर लंबे समय से थेरेपी चल रही है और फिर भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, केस बिगड़ता ही जा रहा है और सिर्फ आपको होप दी जा रही है कि हाँ कुछ दिन और भरोसा रखिए, कुछ दिन और उम्मीद रखिए, तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आप जिनके यहाँ जा रहे हैं वो वाकई में उस केस को डील करने के लिए एलिजिबल है क्या। ये बात बार बार समझाते हैं हम, और YouTube पे बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते, पेरेंटिंग पे, कुछ लोग स्पेशल एजुकेशन पे बोलते मिल जाते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट का भी चलन है, तो कहीं कहीं पैसा देकर पॉडकास्ट में बैठ गया और फिर वहाँ से क्या होता है कि नंबर सर्कुलेट हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ ऑटिज्म पे इसने बात किया तो एक्सपर्ट ही ऐसे बात कर लेते हैं। ये बातें क्यों समझा रहे हैं? आज की ही कोई घटना है, किसी पेरेंट्स ने हमारे एक थेरेपिस्ट को बोला कि सर हमने जब बच्चे में पता चला तो हम एक थेरेपिस्ट को बुलाए थे, हम अपने यहाँ घर पे बुलाते थे, वो आके यहाँ करते थे। तो हमने कहा कि आप अपना सेंटर क्यों नहीं खोल लेते? तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी पैसे का ये है। तो हमने उनका प्रॉपर सेटअप लगा के दिया कि आप यहाँ पे काम कीजिए। उसके बाद समझ में आया कि वो कोई नॉन टेक था। नॉन टेक था मतलब क्या होता है कि इस फील्ड का ही नहीं है, वो ना ही क्वालिफाइड है, ना ही स्किल्ड है, ना ही उसके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री है, ना ही उसके पास कोई ऑथराइजेशन है। फिर भी इस फील्ड में किसी के थ्रू लगे होता है ना, जैसे एक सर्टिफिकेट स्पेशल एजुकेशन का कोई ले लिया। आजकल बिहेवियर थेरेपी के सर्टिफिकेट गूगल और कहाँ से बंट रहा है, लोग ले लेते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह से उठा लेते हैं। और उसके बाद इस तरह के कहीं सेंटर्स में किसी के साथ पैरवी लगा के जुड़ गए और उसके बाद से कुछ दिन बाद वो आपको ये करेगा कि हम आपको घर पे कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, हम भी थेरेपिस्ट हैं, ऑटिज्म एक्सपर्ट हैं। मेंटर की बात हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं कि कोई कुछ कहता है कि हम ये थेरेपी करके ये हैं, हम वो थेरेपी करके, ये सारे लोग बस आपको बरगलाएंगे, होगा कुछ नहीं और हाथ में कुछ नहीं आएगा। फिर लास्ट में निराशा हाथ आएगी, समझ आएगा कि ये एलिजिबल था ही नहीं, आप प्रॉब्लम में थे, आपको समझ नहीं आया। तो एक फ़ोन खरीदने के लिए हम कहते हैं कि हम जाते हैं तो इतना सारा फीचर चेक करते हैं, रैम कितना है, ROM कितना है, एक्सटेंडेड मेमोरी कितनी है, वारंटी कितनी है, उसके बाद सर्विस सेंटर कम है तो वो वाला कंपनी का फ़ोन नहीं लेंगे, जिसकी सर्विस अच्छी होगी उसका ये करेंगे। रेटिंग रिव्यू चेक करते हैं, बहुत सारे लोग का वीडियो देखते हैं तो अब समझते हैं। इतना कॉमन सेंस हम नहीं लगा सकते क्या कि इसके पीछे कौन बैठा है, क्या है, कहाँ से पढ़ा, क्या करा, नहीं करा, इसके अलावा हमारे सवालों का जेन्युइन रिप्लाई दे पाता है कि नहीं दे पाता है। ये सब चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? क्वालिटी चेक है ये, और आप अपने बच्चे का फ्यूचर उसके हाथ में देने जा रहे हैं और इतना आप सवाल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें पूछ नहीं सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो है। वो चाहे आप हमारे ही यहाँ क्यों ना आएँ, हमने कंसल्टेशन कर दिया, असेसमेंट रिपोर्ट बना दिया, आपकी थेरेपी शुरू हो गई, आपका सारा कुछ चल रहा है, तो जो थेरेपिस्ट आपके बच्चे को गाइड कर रहे हैं, बच्चे को डील कर रहे हैं, उसकी थेरेपी कर रहे हैं, उनका लाइव स्क्रीनिंग चल रहा है बाहर वेटिंग हॉल में, आप देखें। उसके बाद से पेरेंट्स हमारे यहाँ उनसे जाके सवाल करते हैं, जो भी मन में सवाल आता है पूछते हैं, इससे क्लैरिटी बनी रहती है उसके दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी, कि एक ट्रांसपेरेंसी होती है। हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉई है, हमारे यहाँ आप मेरे जब अगर मेरा फेस देख के आप आए, मेरी बात सुन के आप आए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस हद तक सेटिस्फाइड हों। ये मेरी ऑनेस्टी है, ये मेरा काम है, तो ये हम करें। इसी तरह आप जहाँ भी जा रहे हैं उनसे यही चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी।
और मैक्सिमम लोग यहीं फंस जाते हैं। किसी ने किसी का रेफरेंस दिया कि वो उसके बच्चे का करता था, उसने हमको बताया, तो हमारे घर पे आके वो करने लगे। घर पे जो जाता है लोग, सबसे पहले तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं, और आप चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके सेंटर आप नहीं जा रहे हैं। फिजिकल सेंटर उसका कहाँ है, वो रहता कहाँ है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, आपको समझ आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि घर पे बुलाने वाला जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको आप लोग धीरे धीरे निकालिए। आप थोड़ा घर से बाहर निकल के कहीं बाहर में लेके जाइए अगर जाना है तो। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके लिए जेन्युइन प्रेस्क्रिप्शन आपको मिलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जेन्युइन प्रेस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि आप पूछें, अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लगे तो फिर छोड़ दें। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। और सारी बातों को कंक्लूड करते हुए अगर एक लाइन में कहें तो हम कहते हैं कि बच्चे का अगर सही से डायग्नोसिस हो, असेसमेंट हो, तो फर्स्ट मंथ से ही इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 में 100 केसेस में ऐसा हो जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे जीडीडी का केस आ गया, कोई सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है किसी केस में कि उसमें जल्दी कुछ नहीं हो सकता, तो वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसी तरह से आपको और जगहों में जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। सारी दुनिया के लोग हमारे पास तो आ नहीं रहे हैं, हमारे पास आ भी नहीं सकते हैं। हमारे पास एक लिमिट है कि डेली के 100 केसेस अगर हमने ऑनलाइन में लिए तो उसके बाद से बुकिंग कम करते जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ रेगुलर चल रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे कि जहाँ भी जाएंगे ऑथेंटिसिटी को समझेंगे। इम्प्रूवमेंट ना होने का दूसरा फैक्टर ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को हम देखते हैं कि वो कहीं उनको थेरेपी के पर्पज से जाना है तो जा रहे हैं, एक माइंडसेट बन गया, एक कंफर्ट जोन बन गया, एक डेली रूटीन में शामिल हो गया। जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे, मुंह धोएंगे, टॉयलेटिंग वगैरह होगा, ब्रशिंग वगैरह होगा, एक रूटीन है। उसी तरह से एक रूटीन बना लिया है कि उठना है, इतने बजे तक बच्चे को लेके जाना है, थेरेपी हो गई, घर पे लेके आना है। उसके बाद से अपनी फ़ोन और मोबाइल वाली दुनिया है, अपनी दुनियादारी की चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि सिर्फ पैसा दे के और आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, तब तो आप थोड़े समझदार कम हैं, ना समझ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप जिस थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं वहाँ ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, आपके बच्चे में क्या थेरेपी चल रही है, नीड बेस्ड थेरेपी चल रही कि नहीं चल रही, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्ड प्लान है कि नहीं, उसमें जो इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है या फिर उनको जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो वो कब आपको समझ में आएगा? जब आपको बुला के आपको भी समझाया जाएगा कि हम ये प्लान पे काम कर रहे हैं, आप भी घर पे ऐसे 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 करें, कम करें, हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग करें, आप अपना एक्सपेरिमेंट ना करें, लेकिन काम करें। जहाँ भी आपको नहीं बताया जाता कि करना है काम, समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पे तो नहीं है, आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको बरगलाया जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उनसे पूछें, सवाल पूछें, सीखें, समझें, ये समझना होगा आपको। इसके अलावा मैक्सिमम पेरेंट्स को हमारे यहाँ जो आते हैं, हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, उनको पेशेंस नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि वो खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। खुद से मेहनत नहीं करना चाहते का मतलब क्या कि अगर कहा जाए कि डेली आपको 4 घंटे का समय निकालना है, एक एक घंटे का एक एक एपिसोड कीजिए, 4 एपिसोड में काम कीजिए। हमने एक वीडियो में डिटेल में बताया था, एंड स्क्रीन पे वो वीडियो फिर से डाला जाएगा, दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो आप देख लीजिए, समझ आएगा। वो 4 घंटे का समय जब आप निकालते हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे प्लान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि कमी कहाँ है बच्चे में और कमी कहाँ है आप में। अपने आप की कमी सबसे बाद में दिखती है, ये अगर हमको पहले दिखने लग जाए तो हम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर अपने आप दुनिया को दिखते हैं ना हमारे में कमी, जैसे कि कोई कहेगा कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, हमको समझ नहीं आता, कई सारे लोग टोक देंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ तो है, तब फिर हम उसको सुधारने में लग जाते हैं। अगर पहले ही समझ आ जाता, थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स्ड होता, हम अपने आप पे फोकस करते, दुनिया की प्रॉब्लम से अलग हट के अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते, अपने आप को एनालाइज करते, तो समझ आता कि मेरे में प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सुधारें, तो जल्दी सुधार सकते थे। 2-3 साल बाद दुनिया कहना शुरू की कि तुम्हारा पेट बढ़ रहा, तुम्हारा फैट बढ़ रहा, ओबेस हो रहे हो, तो जो 2-3 साल का समय निकल गया, अब कठिनाइयाँ जो हो रही हैं वो कठिनाई नहीं होती।
इसी तरह से हमको समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से लॉयल हो पा रहे हैं क्या, पूरी तरह से ऑनेस्टली उसको समय दे पा रहे हैं क्या। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा कि नहीं, हम समय नहीं दे पाते हैं। हम 50 तरह का बहाना लगा देते हैं। हम दिन भर बिजी रहते हैं। किस काम में बिजी रहते हैं? काम कुछ भी नहीं है, समय भी नहीं है, ये वाली बात है। अब ये क्यों हो रहा है? यही सब दुनियादारी का चक्कर, स्क्रीन का ये, सोशल मीडिया और अनशंट की चीज़ें, इन्हीं में सारा समय निकल जाता है। अब सीधी सी बात ये है कि हम कहते हैं कि इस जन्म में ना हम ना आप, जितने लोग आप देख रहे हैं, अक्षय कुमार जितने बीजी, अक्षय कुमार जितने पैसे वाले, उसके जितना नेम फेम सब कुछ वो हमारे पास तो नहीं हो सकता है, जहाँ तक पता है हमको। फिर भी वो आदमी अगर दिन का 2 घंटे अपने एक्सरसाइज के पर्पज से निकाल सकता है, तो हम 2-3 घंटे अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अब आप कहेंगे आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपके घर में वो प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम, हमको क्या है उस बात से मतलब। समझाना काम है हमारा। आप समझ गए, अच्छी बात, नहीं समझे तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन भुगतना आपको पड़ता है ना। तो इस बात को समझिए और बच्चे के लिए क्या क्या करना, जहाँ भी जा रहे हैं सवाल कीजिए, उनसे जवाब लीजिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, बात में गोल गोल घुमा रहा है, तत्काल वो जगह छोड़िए, कोई और जगह तलाश कीजिए। कंफर्ट जोन में रहने की ज़रूरत नहीं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट्स का इस मामले में अनएजुकेटेड होना। इलिटरेट की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो PhD डिग्री होल्डर हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अनएजुकेटेड होना इस मामले में, अनअवेयर होना, और इस अनएजुकेटेड होने की वजह से क्या होता है, डिमांड बेस्ड थेरेपी। डिमांड बेस्ड थेरेपी क्या होती है कि आपको ये लगता है कि आपका बच्चा बोल नहीं रहा तो बोलना पहले ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोगों को हम समझाते हैं कि बोल कब पाएंगे हम, जब बात को सुनेंगे। अच्छा स्पीकर बनना है, वक्ता बनना है, तो अच्छा एक लिसनर बनना पड़ेगा आपको, श्रोता अच्छा बनना पड़ेगा। तो गुड स्पीकर बनने के लिए गुड लिसनर होना ज़रूरी है। तब तो उन बातों को आप एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तब उस बात के जवाब में क्या कहें ये आपको समझ आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चों में नीड बेस्ड थेरेपी अगर होगी तो स्टेप बाय स्टेप आप हमेशा कामयाबी की सीढ़ी और बच्चे को इम्प्रूवमेंट उसमें देखते जाएंगे और बच्चा मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ते जाएगा। कभी फर्स्ट स्टेप, कभी 10th स्टेप, कभी 7th, कभी 4th। कैसा लग रहा है? ये डिसऑर्डर है, यही डिसऑर्डर है, और ये पेरेंट्स में ये डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, ये सारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करते, तो डिसऑर्डर में होता क्या है? 1, 4, 5, 7, 8, 9, ये क्या है? डिसऑर्डर 1, 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर, 10, 9, 8, 7, 6, 5 डिसेंडिंग ऑर्डर। एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है। तो इस क्रम को समझना पड़ेगा कि बच्चे में बातें वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो स्थिर बैठ नहीं रहा, वो इधर उधर भाग रहा, सोफे पे जंप कर रहा, कहीं जाके ये कर रहा, हाथ ऐसा ऐसा कर रहा, ऐसा ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। मतलब सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स, स्टिमिंग के इश्यूज हैं उसमें, रेस्टलेसनेस है उसमें, इनअटेंशन है उसमें, हाइपर एक्टिविटी है उसमें। और तब आप चाहते क्या हैं कि बच्चा आपका बोले पहले, तो अननेसेसरी बातें ही बोलेगा। और मैक्सिमम लोग स्पीच थेरेपी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जो लोग इससे बच जाते हैं, जो किसी पेडियाट्रिशियन, कोई भी जनरल पेडियाट्रिशियन के पास चले गए, फिजिशियन के पास, उसने कह दिया कि जाओ बिहेवियर थेरेपी, उसने कहीं से सुन रखा था, वो कह दिया। अब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बिहेवियर थेरेपी करना है, ये डॉक्टर ने बोला है। तो हुआ कि आपका यहाँ जब कॉल आता है मैनेजमेंट के पास, उन्होंने कहा कि सर से मिल लीजिएगा, प्रॉपर असेसमेंट होगा, वो बताएंगे क्या करना है। तो नहीं, हम फलाने डॉक्टर को दिखाए हैं, तो उन्होंने बिहेवियर थेरेपी बोला, तो कह दिया जाता है कि आप जाइए उन्हीं से बिहेवियर थेरेपी करा लीजिए। तो ये सारी बातें, तो यही कह रहे हैं कि आप इस मामले में एक लेमैन हैं, एक गंवार हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आप चाहें तो सीख सकते हैं, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों को हम यही समझा रहे थे। बहुत दिन से हमने समाज सेवा का काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए फिर से हम चीज़ों को समझा रहे हैं, फिर से वापस पुराने पैटर्न पे हम आ रहे हैं
कि आप इस तरह से भी समझे, जिस तरह से समझे हम समझाएंगे आपको, आप समझें। जिनको जिनको भी अगर अपने बच्चे में प्रॉब्लम दिख रही है, आप अगर फिजिकल सेंटर पे हमारे आते हैं तो सिर्फ 1 सप्ताह में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी, और ऑनलाइन में जुड़ते हैं तो पहले महीने में इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का सही से डायग्नोसिस कैसे करना ये हमें पता, पेरेंट्स को सही से एजुकेट कैसे करना ये हमें पता। इसलिए कहते हैं कि जब रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें जो पेशेंट होता है उसका री एजुकेशन, और पेरेंट्स जो होते हैं, अटेंडेंट जो होते हैं, उनका एजुकेशन, दोनों इम्पॉर्टेंट है। दोनों के बिना संभव नहीं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो मेडिसिन आप ही खाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आपके कोई अटेंडेंट या रिलेटिव या आपकी वाइफ या फिर घर वाले लोग नहीं खाएंगे। आपको प्रॉब्लम है, आप खाएंगे। आपका पैर टूट गया, सर्जरी आपकी होगी, आप ठीक हो जाएंगे। वो क्या था? वो एलोपैथिक अप्रोच था, वो मेडिसिनल अप्रोच था, उसमें मेडिसिन का था, उसमें सर्जरी का था। वो एग्जैक्ट पता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है, ये रिहैबिलिटेशन का अप्रोच है, फिर से वापस उसी ट्रैक पे बसाने का जिस ट्रैक से उजड़ चुका है। तो इस केस में जितने लोग उस पेशेंट से जुड़े हैं सबका इलाज होना है, सबका इलाज होना है इन द सेंस कि सबकी काउंसलिंग होनी है, सबको एजुकेट करना है, सबको अवेयर करना है, तब जाके उस बच्चे की रिकवरी संभव है, तब जाके वो बच्चा मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से जुड़ सकता है। नहीं तो 12-12 साल 13-13 साल थेरेपी कराने के बाद लोग अब हमारे पास आए हैं और वो चाहते हैं कि अब पहले महीने से बच्चा ठीक हो जाए, तो उस केस में कैसे संभव है? उनके पेरेंट्स को हम लोग समझाते हैं। वो कई सारे लोग कहते हैं कि हम तो 10 साल से वहाँ जा रहे थे, कई सारे लोग कहते हैं कि हम 15 साल से वहाँ जा रहे थे, अब वहाँ तो कई सारे बच्चे हैं कि आ रहे हैं। तो फिर राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़ियों भर भर पेट वाला बात, कि भगवान ने उनको भी बनाया, भगवान ने आपको भी बनाया, अब भगवान के बनाए हुए को बरगला रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए। अब अपना थोड़ा सा भी हम दिमाग ना लगाएं और कहें कि हम तो बहुत सीधे थे, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी के समय में इतने रिसोर्सेस हैं जानकारी जुटाने के, फिर भी आप बुड़बक रह जाते हैं, आप लेमैन रह जाते हैं, आप सवाल नहीं पूछ पाते और तब कहते हैं कि हमको समझ नहीं आया कि फला आदमी कैसा था नहीं था। तो इन सारी बातों को जाने दीजिए, आप सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस कीजिए। बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए कि आपका क्या क्या रोल हो सकता है। प्रॉपर गाइडेंस में तो जाना ही होगा। यूट्यूब के जितने एक्सपर्ट्स हैं, आपको 1-आध महीने तक तो मज़ा आएगा, हरा हरा दिखेगा सब, उसके बाद समझ में आएगा कि हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए समझ ही नहीं आएगा, और इसी में मेंटर कोर्स बेच के निकल जाएगा। तो इन सब बातों को आप समझिए। कोई स्पेशल एजुकेटर है, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा यूट्यूब पे भरमार है, वो क्या है कि वो उसको टर्म भी नहीं पता है। कोई फीमेल है, टर्म्स भी नहीं पता क्लियरली कि इसमें प्रोसेस क्या क्या कैसे कैसे, पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता है, और वो आपको बता रहे कि ये जो स्टिमिंग का बिहेवियर ऐसा है, वो आपको ऐसे बिहेवियर करेक्शन करके हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उसका किताब पढ़ के हो जाएगा, उसका सेमिनार अटेंड करके हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचिए। आपके बच्चे के लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो उसके एक्सपर्ट से सीखना पड़ेगा, तो संभव है। आपके बच्चे के लिए कोई दूसरा काम करे और आपका बच्चा ठीक हो, संभव ही नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। नहीं तो कोई आएगा, झूठी कहानी, आजकल स्क्रिप्ट बेसिस कहानी तो चलती है कि हमारा बच्चा 20 साल का है और हमने 10 साल तक उसको ये करके खुद से ठीक कर लिया, सीवियर ऑटिज्म था, हमने पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। इस तरह की कहानियाँ बेचने बहुत लोग निकले हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ हमदर्दी नहीं, हो सकता है उनकी कहानी अपनी सच्ची हो, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो उनकी अपनी कहानी है, वो उनका अपना नॉर्मल है, वो आपका नॉर्मल नहीं हो सकता। आपका नॉर्मल है, उनका नॉर्मल है। इस बात को अगर समझ लेंगे और इसको बेहतर समझना है तो अभी एक मूवी के बारे में हमने बताया हुआ था, सितारे ज़मीं पर, वो भी जाके देखें। पेरेंटिंग का पार्ट बहुत सारा उसमें सीखने आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, बच्चे का कंसल्टेशन असेसमेंट कराना है, नंबर दिया हुआ है मैनेजमेंट का, उस पर आप कॉल मैसेज करके जैसे भी बात हो सके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग। और
आपके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है वो सारा कुछ सही सजेशन दिया जाता है और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। धन्यवाद।